हे गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मून नाइट सीजन 1 एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन में। यार, सबसे पहले मैं आपसे सॉरी मांग रहा हूँ क्योंकि 14 अप्रैल को मेरी शादी थी और उसके काम में मैं इतना ज़्यादा व्यस्त था कि मून नाइट की एक्सप्लेनेशन के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाया। सो यार, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे माफ़ कर देना और आगे से सारी वीडियोज़ अपने नियत समय पर आया करेंगी जैसे वीडियोज़ आया करती हैं। चूंकि अब आप लोग मुझे माफ कर चुके हो, इसीलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि है मून नाइट सीजन 1 एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि आर्थर हैरो को स्कैरब मिल गया था, जिसका यूज करते हुए वह इजिप्ट पहुंचता है। साथ ही साथ आर्थर हैरो को पकड़ने के लिए मून देवता खुनसू की हेल्प से हमारा स्टीवन या फिर मार्क एस्पेक्टर भी इजिप्ट पहुंचता है। हमारे आज की एपिसोड की शुरुआत होती है और हम लोग लायला को देख पाते हैं, जो एक औरत के पास जाती है और अपना एक फेक पासपोर्ट बनवाती है। यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लायला उन सारी चीजों की चोरी किया करती है जो किसी चोर ने अपने पास चोरी करके रखी हुई है, और वो चीज अनमोल है। लायला पहले तो चोर के पास से वो चीज चुराती है और फिर उस अनमोल चीज को उसके असली मालिक के पास ले जाकर या तो बेच देती है या फिर उसकी नीलामी कर देती है। आगे हमारी नजर आर्थर हैरो पर पड़ती है, जो स्कैरब को यूज करते हुए अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहां पर अमिट का मकबरा था या फिर उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। सही लोकेशन मिलने के बाद आर्थर हैरो काफी खुश होता है और ढोल नगारे बजवाने के बाद आखिरकार उस खास जगह की खुदाई करवाना शुरू करता है। इसी क्रम में हम लोग मार्क एस्पेक्टर को देख पाते हैं, जो कुछ गुंडों का पीछा करते हुए उसे थूरना कुचना शुरू कर देता है। दरअसल फ्रेंड्स, यहाँ पर मार्क एस्पेक्टर इन सारे गुंडों से आर्थर हैरो की करेक्ट लोकेशन जानने की कोशिश कर रहा होता है। इस झगड़े के दौरान मार्क एक तरफ सारे गुंडों की धुलाई कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ इसे स्टीवन का ब्लैकआउट आता है, जिसके दौरान स्टीवन इसे रोकने की कोशिश करता है। जब आखिरी वाला ब्लैकआउट खत्म होता है तो मार्क के हाथ में खून से लथपथ एक चाकू पड़ा हुआ होता है और इसके सामने सारे गुंडे ढेर बन के पड़े हुए होते हैं। इन सारी चीजों को देखने के बाद मार्क को कहीं ना कहीं यह अंदेशा होने लगता है कि इसके शरीर में एक और पर्सनालिटी रहती है, जो मार्क और स्टीवन से कई गुना ज्यादा खतरनाक है और इन दोनों से ज्यादा वायलेंस भी करती है। बीच में तीसरी पर्सनालिटी आ जाने की वजह से अमिट और आर्थर हैरो का करेक्ट लोकेशन मार्क, स्टीवन और खुनसू को नहीं पता चल पाता, जिस वजह से ये दोनों काफी निराश होते हैं। यहाँ पर मार्क खुनसू को सजेस्ट करता है कि इसे दूसरे देवता से हेल्प लेनी चाहिए ताकि ये दोनों मिलकर आर्थर हैरो और अमिट को रोक सकें। सारी बात सुनने के बाद खुनसू कहता है, देवताओं को बुलाना उतना आसान नहीं है। अगर देवता किसी वजह से मुझ पर गुस्सा हो गए तो वो लोग मिलकर मुझे पत्थर की मूर्त में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर देवताओं को बुलाने वाले बात को लेकर चांद के देवता खुनसू और मार्क में काफी देर तक डिस्कशन चलता है। कोई और रास्ता न मिलते देख खुनसू देवताओं को बुलाने का आह्वान करता है और अपनी शक्तियों को यूज करते हुए दिन को रात में कन्वर्ट कर देता है, यानी चंद्रग्रहण ला देता है। फ्रेंड्स, अब सीन शिफ्ट होता है गीजा पिरामिड के अंदर, जहां पर खुनसू के अवतार मार्क की तरह हम लोग बहुत सारे देवी देवता के अलग अलग अवतार को देख पाते हैं। यहीं पर एक देवी का जिक्र होता है, हथौर। बात करें फ्रेंड्स हम लोग हथौर की, तो ये गॉड ऑफ लव एंड म्यूजिक होती है। क्योंकि खुनसू ने बहुत सारे देवी देवताओं को अचानक से बुलाया था, इसीलिए यहाँ पर खुनसू पर सारे देवी देवता के अवतार काफी गुस्सा होते हैं। काफी देर तक डांटाकुची चलने के बाद आर्थर हैरो को सभी देवता के अवतार के सामने बुलाया जाता है और मार्क के द्वारा आर्थर हैरो पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह अमिट को जिंदा करना चाहता है। जब सभी देवता के अवतार आर्थर हैरो के द्वारा अमिट को जिंदा करने वाली बात पूछते हैं तो आर्थर हैरो सीधे सीधे अपनी बात से मुकर जाता है और मार्क पर उल्टा इल्जाम लगाते हुए कहता है, इसे तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है। यह चलते चलते चीजों को भूल जाता है और यह मेरे ऊपर में यह इल्जाम लगा रहा है कि मैं अमिट को जिंदा करना चाहता हूं, जो बात सीधे सीधे गलत है। आर्थर की बात सुनने के बाद सारे देवता के अवतार मार्क से पूछते हैं, क्या तुम्हें सच में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी है? क्योंकि मार्क पहले से ही बहुत सारे पर्सनालिटी के हौज पौज में फंसा हुआ था और उसी वजह से इसके शरीर पर इसे पूरा कंट्रोल नहीं मिल पा रहा था। इसीलिए यहाँ पर मार्क सीधे सीधे हाँ में जवाब देता है। मार्क के द्वारा हामी भरने की वजह से खुनसू का केस एकदम से कमजोर पड़ने लगता है और सारे देवी देवता खुनसू पर गुस्साते हुए यहाँ से जाने लगते हैं।
जब आर्थर समेत सारे देवता के अवतार यहाँ से चले जाते हैं तो हथौड़ देवी की अवतार इसके पास आकर कहती है, भले ही सारे देवताओं को तुम पर भरोसा न हो मार्क, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम सही हो और आर्थर कुछ गलत करने जा रहा है। अगर तुम अमिट की लोकेशन पता करना चाहते हो वो तुम्हें सैफू के पास से मिलेगा। बात करें फ्रेंड्स हम लोग सैफू की, तो सैफू अमिट के बहुत ही करीबी इंसानों में से एक था जो 2000 साल पहले पृथ्वी पर रहा करता था और सैफू के मम्मी वाले ताबूत या फिर उसकी डेड बॉडी के पास से ही इसे यानी मार्क को अमिट के पास जाने का कोई तरीका मिल सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी फ्रेंड्स कि अभी जो सैफू का ताबूत था वो कहीं ब्लैक मार्केटिंग में गुम हो गया था। हथौड़ से हुई बातचीत के बाद परेशान होता हुआ मार्क इधर उधर टहल रहा होता है कि तभी इसकी मुलाकात लैला से होती है। काफी देर तक इधर उधर की बात होने के बाद आखिरकार मार्क अपनी सारी बातें डिटेल में इससे डिस्कस करता है। सारी बात सुनने के बाद लैला इससे कहती है कि जो सैफू का ताबूत है वो किसी बुगार्ड नाम के इंसान के पास है। ये बात सुनने के बाद मार्क हड़बड़ी दिखाते हुए बुगार्ड से मिलने की जिद करता है। चूंकि लैला मार्क की बीवी थी इसीलिए वह इजली राजी हो जाती है और कुछ इस तरह से ये दोनों अपने रिलेशन के बारे में बात करते हुए बोट से बुगार्ड के पास पहुंचते हैं। मार्क और लायला की मुलाकात बुगार्ड के बॉडीगार्ड से होती है जो बुगार्ड के पास इन दोनों को ले जाता है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग बुगार्ड की, तो बुगार्ड मिडनाइट मैन के नाम से फेमस मून नाइट का एक विलन है जो पास्ट में लायला का एक सपोर्टिव वाला अच्छा दोस्त रहा है। क्योंकि लायला और बुगार्ड एक दोस्त रहे होते हैं इसीलिए बुगार्ड अपने एक बॉडीगार्ड के साथ मार्क और लायला को सैफू के ताबूत के पास भेज देता है, जहां थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने पर इन्हें सैफू के ताबूत में एक कपड़े पर ढेर सारे स्टार दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर मार्क इन सारे स्टार को देख रहा होता है कि तभी कांच में बने हुए रिफ्लेक्शन में इसे स्टीवन दिखाई पड़ता है जो इससे कहता है कि ये एक पहेली है, मुझे शरीर का कंट्रोल दो तो मैं तुम्हारे लिए ये पहेली सॉल्व कर दूंगा। मार्क स्टीवन की एक नहीं सुनता और ताबूत पर पड़े हुए सारी चीजों को उठाकर उसे मोड़ तोड़कर पहेली को सॉल्व करने की कोशिश करता है। जब मार्क के द्वारा ऐसा कुछ करते देख बॉडीगार्ड देख लेता है तो इसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर गुस्साते हुए मार्क उल्टा बॉडीगार्ड पर हमला करके उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। मार्क के द्वारा ये सारा कुछ कांड करते देख बुगार्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने आदमियों से इन दोनों पर हमला करने के लिए कहता है। जब सैफू के ताबूत को लेकर बुगार्ड के पास मार्क को आने वाली बात आर्थर को पता चलती है तब वह यहाँ पर आ जाता है और अपने पास पड़े हुए अमिट के छड़ी को यूज करते हुए सैफू के ताबूत को बुरी तरह से नष्ट करने की कोशिश करता है। अब माजरा ये हो गया होता है फ्रेंड्स कि एक तरफ आर्थर सैफू के ताबूत को नष्ट कर रहा होता है तो दूसरी तरफ बुगार्ड के सारे आदमी मार्क और लाला पर हमला करके उसे थूरने कूचने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपने आप को कमजोर पाता हुआ देखकर मार्क मून नाइट के सूट को समन करता हुआ बुगार्ड के आदमियों पर हमला करना शुरू कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए आर्थर यहाँ से फरार हो जाता है। बुगार्ड के सारे बॉडीगार्ड मून नाइट को कड़ी टक्कर देते हैं और उसे मारने थूरने की कोशिश करते हैं। कई बॉडीगार्ड तो ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरह के हथियार को यूज करते हुए मून नाइट के सीने में घुसेड़ कर उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर मून नाइट के पास हीलिंग पावर होता है और वह अपने हीलिंग पावर की वजह से इन सारे लोगों पर भारी पड़ता है और आखिरकार इन सारे लोगों को मौत की नींद सुला देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए अधजले सैफू के ताबूत के पास लैला पहुंचती है और उसके अंदर से बचे हुए जरूरी चीजों को उठाकर मून नाइट के साथ यहां से निकल पड़ती है। बीच रास्ते में ये दोनों यानी लायला और मार्क मिलकर इस पहेली को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर लाख चाहने के बाद भी ये दोनों कुछ नहीं उखाड़ पाते, जिस वजह से मार्क बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। मार्क को इस कदर परेशान होता हुआ देखकर लायला इसे कहती है, अगर तुम अपने शरीर के कंट्रोल को स्टीवन को दे दोगे तब वह आसानी से इस पहेली को सॉल्व कर देगा। मार्क को लायला की बातें सही लगती है और वह अपने शरीर के कंट्रोल को स्टीवन को दे देता है। वापस आने के बाद स्टीवन अपने तर्क क्षमता को यूज करते हुए जल्द ही पजल को सॉल्व कर देता है। जब लायला इस सॉल्व हुए पजल को स्कैन करके देखती है तब इसे एक्चुअल की लोकेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि 2000 साल पहले के सितारों को देखकर सैफू ने ये वाला पजल बनाया था। लोकेशन न मिलने की वजह से ये दोनों परेशान हो रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर चांद के देवता खुंशु की एंट्री होती है, जो खुश होते हुए इनसे कहता है, 2000 साल पहले क्या, मुझे हर वो रात याद है जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है।
अगर हम लोग 2000 साल पहले की रात को वापस लाएंगे तो हमें अमिट की एक्चुअल लोकेशन मिल पाएगी। 2000 साल पहले की रात को लाना मेरे लिए मुश्किल का काम नहीं है। मुश्किल तो मेरे लिए वो होगा जब बाकी के देवताओं को ये बात पता चल जाएगी कि मैंने 2000 साल पहले की रात को लाया था। तब वो लोग मुझे पत्थर की मूर्त यानी पत्थर के स्टैचू में कन्वर्ट कर देंगे। इतना कहने के बाद खुनसु मून नाइट की हेल्प से 2000 साल पहले की रात को लाता है और फिर लायला अपने स्कैनर से आसमान को स्कैन करती हुई अमिट की एक्चुअल लोकेशन निकालती है, जो ठीक वही होती है जहां पर आर्थर अपने आदमियों के साथ खुदाई कर रहा होता है। आगे हमारी नजर सारे इजिप्शियन देवताओं के अवतार पर पड़ती है, जिन्हें यह बात अब तक पता चल गई होती है कि खुनसु ने 2000 साल पहले वाली रात को दोबारा से लाया है। इस बात से गुस्साते हुए ये सारे देवता एक मीटिंग बुलाते हैं और खुनसु को पत्थर में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जैसे जैसे इनकी प्रक्रिया खत्म होने लगती है, खुनसु पत्थर में कन्वर्ट होने लगता है। चूंकि खुनसु से डायरेक्टली मार्क या फिर मून नाइट जुड़ा हुआ था, इसीलिए खुनसु के पत्थर बनते ही मून नाइट की भी शक्तियां खत्म होने लगती है और मार्क एक नॉर्मल सा इंसान बन के रह जाता है। मार्क की शक्तियां चले जाने और खुनसु के पत्थर बन जाने के बाद खुश होता हुआ आर्थर खुनसु की पत्थर बनी मूर्ति के पास आता है और इससे कहता है, मैं पहले तुम्हारा अवतार था, तुमने मुझे शक्तियां दी थी और बदले में तरह तरह के काम भी करवाए थे। मैं अब अमिट का अवतार हूं और मैं उसे जिंदा करना चाहता हूं। चूंकि सारे लोगों को यह बात अब तक नहीं पता है कि मैं किसका अवतार हूं, इसीलिए अब मैं जो भी गलत काम करूंगा वो तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा, यानी तुम्हारे मत्थे मरा जाएगा। मैं तो बहुत खुश हूं तुम्हें पत्थर देखकर। इतना कहने के बाद आर्थर यहां से खुश होता हुआ चला जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इसका अगला एपिसोड मैं कुछ देर में अपलोड करने वाला हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल देशी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट। सो यार, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।